हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, रीट मेंस की तैयारी में आज हम सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, एसएसटी की शिक्षण विधि को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि भाई एसएसटी में कौन सी शिक्षण विधियां महत्वपूर्ण होती हैं और किस तरह से हम इनका अध्ययन कर सकते हैं और आने वाली परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आ सकते हैं और उन प्रश्नों का जवाब हम किस तरीके से दे सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षण विधियों को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, वो इस क्लास को पूरा देखें। और नए स्टूडेंट जो भी इस चैनल पर नए हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट myexamcenter.in पर जाएं। वहाँ से हमारा ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से भी अन्य अध्ययन सामग्री आपको प्राप्त होगी, जैसे कि टेस्ट सीरीज है आपकी, और अदर सब्जेक्ट की जो लाइव क्लास हैं वो आपको मिलेंगी। और इस चैनल पर आपको भी मतलब अध्ययन सामग्री जो है वो प्राप्त होगी। तो जो भी हम अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध करा रहे हैं वो टीचिंग एग्जाम से संबंधित है। तो ये चैनल भी टीचर एग्जाम के लिए समर्पित है और इस चैनल पर टीचर एग्जाम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पढ़ाई है आपको पढ़ाई जाएगी और जो भी विषय वस्तु इंपॉर्टेंट है वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप जब पूरे जो सब्जेक्ट को जैसे जैसे आप क्लियर करते जाओगे तो आप स्वयं अनुभव करोगे कि भाई आप में एक पॉजिटिव चेंज है और आप काफ़ी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। तो आज की जो क्लास है वह सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के बारे में। इस क्लास को हम क्लास 1, क्लास 2 इस तरह से हम पढ़ेंगे। एक साथ हम सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों को खत्म नहीं करेंगे। थोड़े-थोड़े पार्ट में हम सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों को पढ़ते जाएँगे, जिससे कि भाई लोड भी ना पड़े और पढ़ने में भी आसानी हो। तो इस तरह से क्या होगा कि भाई हम जब पढ़ते जाएँगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होती पढ़ने में और हमें अच्छा भी लगता है पढ़ने में। तो चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास है वह है सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, एसएसटी की शिक्षण विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये देखिए, जो रीट का सिलेबस है वो शिक्षण रीति विज्ञान के नाम से है, तो वो शिक्षण विधियाँ ही हैं। तो चलो हम सबसे पहले सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि के बारे में बात करते हैं। पहली जो विधि है वह है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। इसकी विशेषता क्या है? देखिए, शिक्षक द्वारा विषय का मौखिक प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी कि एसएसटी जब पढ़ाता है तो शिक्षक बोलकर मौखिक प्रस्तुतिकरण द्वारा जब पढ़ाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्याख्यान विधि बोलते हैं। इसका लाभ क्या है? कम समय में अधिक सामग्री जो है शिक्षक पढ़ा सकता है और बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी है। सामान्यतः 9वीं कक्षा से ऊपर की जो कक्षाएं होती हैं, 9वीं है, 10वीं है, ये ऊपर की जो कक्षाएं होती हैं उनके लिए व्याख्यान विधि जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इसकी सीमा क्या है? विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी रहती है। सक्रिय भागीदारी कम रहती है, यानी कि यह है कि अमनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? अमनोवैज्ञानिक विधि है, जिसमें विद्यार्थी जो है वो केवल श्रोता होता है और प्रमुख जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो किस पर रहती है? शिक्षक पर रहती है। इसका उपयोग क्या है? इसकी इतिहास की घटनाएं, नागरिक शास्त्र के सिद्धांतों को समझाने में व्याख्यान विधि क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो व्याख्यान विधि जो है वो शिक्षक केंद्रित विधि है और इसको हम अब डिटेल से समझते हैं कि भाई व्याख्यान विधि क्या है। देखिए, व्याख्यान विधि जो है वो शिक्षण की सबसे पारंपरिक और शिक्षक केंद्रित विधि है। व्याख्यान विधि शिक्षण की सबसे पारंपरिक और शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे पुरानी जो शिक्षण विधि है वो कौन सी है? व्याख्यान विधि है। सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि है। और व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित है और अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें शिक्षक एक सक्रिय वक्ता होता है जो विषय वस्तु को व्यवस्थित रूप से तैयार करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है, जबकि छात्र मुख्य रूप से निष्क्रिय श्रोता की भूमिका में होते हैं। यानी शिक्षक क्या है? वक्ता है और छात्र क्या है? श्रोता है। यह विधि मुख्य रूप से कक्षा 8 के ऊपर के छात्रों के लिए या उच्च शिक्षा में जटिल और अमूर्त विचारों को प्रस्तुत करने के लिए उपयोगी मानी जाती है। यानी बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए जो विधि अच्छी मानी जाती है वो विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि है। कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि। अब हम बात करें व्याख्यान विधि का अर्थ क्या है, इसका स्वरूप क्या है। देखिए, व्याख्यान का अर्थ होता है किसी विषय या पाठ पर शिक्षक द्वारा विस्तृत भाषण देना। इसमें शिक्षक पाठ्य सामग्री को मौखिक रूप से समझाता है, यानी बच्चे को बोलकर मौखिक रूप से अभिव्यक्ति द्वारा व्याख्यान विधि में जो शिक्षक है वो पाठ्य सामग्री को छात्रों को उपलब्ध कराता है। इसका स्वरूप क्या रहता है? यह एक तरफा प्रक्रिया है, यानी कि टीचर जो है वो स्टूडेंटों को नॉलेज प्रदान करता है, जहाँ संचार होता है शिक्षक से छात्र की ओर, टीचर से स्टूडेंट की ओर कम्युनिकेशन होता है। शिक्षक का ज्ञान मुख्य स्रोत होता है, यानी शिक्षक का ज्ञानवान होना बहुत जरूरी होता है, अच्छा वक्ता होना बहुत जरूरी होता है, प्रस्तुतिकरण भी उसके अच्छा होना चाहिए। इसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब विषय वस्तु की मात्रा अधिक हो और समय कम हो, यानी कि पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हो और टाइम कम हो तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्याख्यान विधि के गुणों के बारे में कि भाई व्याख्यान विधि के गुण क्या हैं। देखिए, यदि कोई टीचर व्याख्यान विधि के माध्यम से पढ़ाता है तो समय की क्या होती है? बचत होती है। कम समय में अधिक पाठ्यक्रम पूरा किया जा सकता है, जो एसएसटी के व्यापक पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा जो गुण है इसका, तर्क
तर्कपूर्ण प्रस्तुतिकरण, मतलब शिक्षक विषय वस्तु को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करके प्रस्तुत कर सकता है, जिससे छात्रों को विषय का स्पष्ट ढांचा मिल जाता है। यानी टीचर जो है वो एक तरीके से बच्चों को क्या करता है, समझाता है। तीसरा है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, एक साथ बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। चौथा है, अमूर्त विचारों की व्याख्या इस विधि के माध्यम से की जा सकती है, जैसे कि इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र के जटिल और अमूर्त सिद्धांतों जैसे लोकतंत्र, मुद्रास्फीति और सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट रूप से इस विधि के माध्यम से समझाया जा सकता है। और व्याख्यान विधि अन्य विधियों का क्या है, आधार है। यह विधि अक्सर अन्य छात्र केंद्रित विधियों जैसे चर्चा विधि के लिए आधारभूत जानकारी प्रदान करती है। तो इसके प्रमुख गुण क्या हो गए, समय की बचत होती है, तर्कपूर्ण प्रस्तुतिकरण होता है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, अमूर्त विचारों की व्याख्या संभव है और अन्य विधियों का ये क्या है, आधार है व्याख्यान विधि। अब हम बात करते हैं व्याख्यान विधि की सीमाएं या दोष क्या हैं। कि भाई व्याख्यान विधि के दोष क्या है। यानी छात्र इसमें निष्क्रिय श्रोता होता है, छात्र सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होते, जिससे उनकी भागीदारी कम हो जाती है और इस कारण यह विधि कैसी बन जाती है, अमनोवैज्ञानिक विधि बन जाती है। इस विधि में रटने पर जोर दिया जाता है। यह विधि छात्रों को सामग्री को याद करने के लिए प्रेरित करती है, ना कि उसे समझने या उस पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। और यह विधि व्यक्तिगत भिन्नता की उपेक्षा करती है, मतलब छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता का इसमें ध्यान नहीं रखा जाता। यह सभी छात्रों की गति, रुचि और पूर्व ज्ञान के अनुसार नहीं होती। मंद बुद्धि के छात्रों को समझने में इससे क्या होती है, कठिनाई होती है। चिंतन कौशल का इसमें अभाव पाया जाता है, इस विधि में चिंतन कौशल का अभाव पाया जाता है, क्योंकि छात्र कैसा है, निष्क्रिय होता है। छात्रों में यह आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान या रचनात्मकता जैसे उच्च स्तरीय कौशल को विकसित नहीं करती है, नीरसता देती है। यदि शिक्षक का प्रस्तुतिकरण नीरस हो तो छात्र ऊब सकते हैं और उनका ध्यान भटक सकता है, जिससे शिक्षण अप्रभावी हो जाता है। तो व्याख्यान विधि की सीमाएं क्या हो गई, व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं, रटने पर जोर दिया जाता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा होती है, चिंतन कौशल का अभाव होता है और छात्रों में नीरसता का भाव आ सकता है। तो ये व्याख्यान विधि की क्या है, सीमाएं हैं। व्याख्यान विधि को बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, भाई हम क्या कर सकते हैं। शिक्षक इस विधि का उपयोग करते समय इसे और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सहायक सामग्री के उपयोग द्वारा। व्याख्यान के दौरान चार्ट, मानचित्र, वीडियो या पावर पॉइंट का उपयोग करें, तब यह व्याख्या प्रदर्शन विधि बन जाती है। क्या बन जाती है, व्याख्या प्रदर्शन विधि। यानी हम व्याख्यान के दौरान अगर हम चार्ट है, सहायक सामग्री प्रयोग करें, मानचित्र है, वीडियो, पावर पॉइंट का उपयोग करें, तो व्याख्या प्रदर्शन विधि बनती है ये। प्रश्न पूछना, छात्रों को सक्रिय रखने के लिए व्याख्यान विधि में बीच बीच में प्रश्न पूछें, तो ये व्याख्यान विधि जो है वो प्रभावी बन जाएगी। दूसरा है उदाहरणों का समावेश, विषय को रुचिकर बनाने और अमूर्त विचारों को समझाने के लिए वास्तविक जीवन के उदाहरणों का प्रयोग करके व्याख्यान विधि जो है वो प्रभावी बन सकती है। अवधि को सीमित रखें, व्याख्यान विधि की अवधि 20 से 30 मिनट तक रखें, जिससे छात्रों को चर्चा और गतिविधि में शामिल किया जा सके। भाषा सरल भाषा का प्रयोग करें, जटिल शब्दों या शब्दावली को समझाने के लिए सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग करना चाहिए। यदि हम सहायक सामग्री का उपयोग करें, प्रश्न पूछें, उदाहरणों का समावेश करें, कम अवधि के लिए व्याख्यान प्रस्तुत करें और सरल भाषा का प्रयोग करें, तो व्याख्यान विधि को प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड। इस विधि की विशेषता क्या है, शिक्षक एवं विद्यार्थियों में द्विपक्षीय संवाद होता है। क्या होता है, द्विपक्षीय संवाद होता है। इस विधि का लाभ क्या है, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित होता है, तार्किक क्षमता विकसित होती है। और इसका उपयोग क्या है, सामाजिक समस्याओं और सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए जो चर्चा विधि होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। अब हम इस विधि को डिटेल से समझते हैं। देखिए, चर्चा विधि एक छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है। यानी कि कैसी विधि है, इसमें छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है, जिसमें छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में किसी भी विषय या समस्या पर अपने विचार, ज्ञान और अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। तो छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है तो कैसी हो जाएगी, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि सुकराती विधि के दर्शन से प्रेरित है, जहाँ प्रश्न और उत्तर के माध्यम से सत्य की खोज की जा सकती है। भाई चर्चा विधि जब होती है तो प्रश्न उत्तर होना स्वाभाविक है, और जब प्रश्नोत्तर होते हैं तो यह विधि कैसी बन जाती है, सुकराती विधि से प्रेरित बन जाती है। सामाजिक अध्ययन में यह विधि इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोकतांत्रिक मूल्यों, सहिष्णुता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। तो चर्चा विधि कैसी है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें सहिष्णुता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, सभी लोग चर्चा कर सकते हैं और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दिया जाता है, जो कि एसएसटी का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अब हम आगे बात करें विधि का अर्थ क्या है और स्वरूप क्या है। देखिए, चर्चा विधि जो है वो किसी विशिष्ट विषय पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों का आदान प्रदान और सामूहिक विश्लेषण करना है। इसका स्वरूप क्या है, यह द्विमार्गी है, जबकि व्याख्यान विधि कैसी थी, एक मार्गी थी, शिक्षक से छात्र की ओर, जहाँ संचार सभी दिशाओं में, या बहुमार्गी होती है, बहुमार्गी भी होती है ये, ठीक। चर्चा विधि तो द्विमार्गी या बहुमार्गी होती है।
इसमें शिक्षक एक सुविधा प्रदाता होता है और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, न कि ज्ञान के एकमात्र स्रोत के रूप में कार्य करता है। चर्चा किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य या समस्या को हल करने के लिए आयोजित की जाती है। कि भाई चर्चा जो है वो किसी एक विशेष उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है, उस पर होती है या समस्या पर होती है, जिससे कि ये चर्चा विधि क्या है, प्रभावी बन जाती है। चर्चा विधि के गुण क्या हैं? देखिए, चर्चा विधि का पहला गुण है कि छात्रों की सक्रिय भागीदारी होती है। छात्र निष्क्रिय श्रोता नहीं रहते, वे सक्रिय रूप से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और अधिगम को अधिक प्रभावी बनाते हैं। दूसरी जो विशेषता है, तार्किक एवं आलोचनात्मक चिंतन। छात्रों को किसी विषय के विभिन्न पहलुओं को सुनने, उन पर तर्क करने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी सोच की क्षमता विकसित होती है। तो यानी कि तार्किक एवं आलोचनात्मक चिंतन होता है चर्चा विधि में। तीसरी जो गुण है इसका, अभिव्यक्ति कौशल का विकास। छात्रों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। छात्रों में आत्मविश्वास और स्पष्ट रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करने का कौशल विकसित होता है चर्चा विधि के माध्यम से। चौथी जो इसकी विशेषता है वह है लोकतांत्रिक गुणों का विकास। छात्र दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, सहिष्णुता रखते हैं और सामूहिक निर्णय लेना सीखते हैं, जिससे कि जो निर्णय लेने की क्षमता का जो है वो विकास होता है। ज्ञान की व्यापकता अगली विशेषता है इसकी। एक ही विषय पर कई दृष्टिकोण सामने आते हैं, जिससे छात्रों का ज्ञान व्यापक और संतुलित होता है। तो चर्चा विधि के गुण क्या हो गए? छात्र सक्रिय रूप से भागीदारी रखते हैं, तार्किक एवं आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है छात्रों में, अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है छात्रों में, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है और ज्ञान की व्यापकता बनी रहती है चर्चा विधि के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं चर्चा विधि के दोष क्या हैं। देखिए, इसमें चर्चा विधि के माध्यम से समय की खपत ज़्यादा होती है। यह विधि व्याख्यान विधि की तुलना में अधिक समय लेती है, जिससे पाठ्यक्रम को पूरा करने में क्या होती है, कठिनाई आ सकती है। दूसरा है विषय से भटकना। यदि शिक्षक प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन न करे तो चर्चा अपने मूल विषय से भटक सकती है, जो कि निरर्थक हो सकती है। भाई कि जो मूल उद्देश्य के लिए चर्चा की जा रही है, जिस समस्या समाधान के लिए चर्चा की जा रही है, अगर उसी विषय से भटक भटक जाए चर्चा, तो फिर मूल उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। तीसरा है नियंत्रण में कठिनाई। बड़ी कक्षाओं में सभी छात्रों को चर्चा में शामिल करना और उसे नियंत्रित करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। चौथा है निष्क्रिय छात्र। कुछ शर्मीले या अंतर्मुखी छात्र चर्चा में भाग लेने से कतरा सकते हैं, जिससे उनका अधिगम अधूरा रह सकता है। और पांचवा है आपके गहन ज्ञान की कमी। कई बार चर्चा सतही रह जाती है और विषय के गहन विश्लेषण तक नहीं पहुंच पाती है। तो चर्चा विधि के दोष क्या हैं? समय की खपत होती है, विषय से भटक सकते हैं छात्र। दूसरा है नियंत्रण में कठिनाई होती है। भाई चर्चा के दौरान सभी छात्रों पर नियंत्रण रखना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। और निष्क्रिय रूप से कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो चर्चा में भाग नहीं लेते और गहन ज्ञान की जो है वो छात्रों में सामान्यतः कमी पाई जाती है। तो शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। चर्चा को प्रभावी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, उद्देश्य स्पष्ट रखें। चर्चा शुरू करने से पहले विषय और उद्देश्य को छात्रों के सामने स्पष्ट कर दें। दूसरा है सीमित समूह। चर्चा के लिए छात्रों को छोटे समूह 4 से 8 छात्र में विभाजित करना अधिक प्रभावी हो जाता है। तीसरा है तैयारी। छात्रों को चर्चा के लिए पहले से सामग्री पढ़कर आने के लिए कहें, ताकि वे तथ्यों के आधार पर बात कर सकें। चौथा है शिक्षक की भूमिका। शिक्षक को निष्पक्ष रहकर चर्चा के बीच बीच में सारांशित करते हुए सभी को मौका देते हुए मार्गदर्शन करना चाहिए। और पांचवा है निष्पक्षता। छात्रों को प्रोत्साहित करें कि वे तथ्यों और तर्कों के आधार पर बोलें, न कि केवल व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर। यानी चर्चा विधि को यदि हमें प्रभावी बनाना है तो हमें उस उद्देश्यों को स्पष्ट करना है, सीमित समूह बनाने होंगे, 4 से 8 छात्रों का समूह बनाना होगा, चर्चा के लिए एक तैयारी करनी होगी, शिक्षक की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रहती है। और निष्पक्षता यानी छात्रों को यह प्रोत्साहित करना है कि वो अपने तथ्यों के आधार पर बोले, न कि व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर। अगली जो विधि है वह है प्रश्नोत्तर विधि। इसमें क्वेश्चन आंसर विधि इसको हम बोलते हैं। इसमें शिक्षक प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी उत्तर देते हैं। इस विधि का लाभ क्या है? यह विषय की स्पष्टता और तर्क शक्ति को बढ़ाती है। और इसका उपयोग क्या है? अध्याय का हम पुनरावलोकन कर सकते हैं और कक्षा में सक्रियता को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, हम इस विधि को डिटेल से समझते हैं। देखिए, प्रश्नोत्तर विधि शिक्षण की सबसे पुरानी और आधारभूत विधि है। इसे सुकराती विधि भी बोलते हैं, सुकराती विधि के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन भी आता है परीक्षा में कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन है? तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं और इसी कारण इसको हम सुकराती विधि भी बोलते हैं, क्योंकि महान दार्शनिक सुकरात इसी विधि का प्रयोग अपने शिष्यों को ज्ञान देने और उनके चिंतन को विकसित करने के लिए करते थे। इसीलिए इस विधि का नाम क्या है? सुकराती विधि है। और देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं सुकरात। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में इस विधि का उपयोग कक्षा में छात्रों को सक्रिय रखने का ही। अगर हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे और छात्र उसका उत्तर देंगे तो छात्र इसमें क्या लेंगे? सक्रिय रूप से भाग लेंगे। तो छात्र क्या होगा? कक्षा जो है वो एक्टिव बनी रहेगी। उसके पूर्व ज्ञान का परीक्षण करने, विषय को स्पष्ट करने में और उसमें उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो यह विधि कौन सी होती है? प्रश्नोत्तर विधि होती है। अब देखिए, यह विधि का अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है, इस सभी के बारे में पढ़ते हैं।
प्रश्नोत्तर विधि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्रों से व्यवस्थित रूप से प्रश्न पूछता है और छात्र उनके उत्तर देते हैं। ये प्रश्न छात्रों को सोचने, तर्क करने और जानकारी को संगठित करने के लिए प्रेरित करते हैं। भाई ऐसे प्रश्न पूछने जाने चाहिए जो प्रश्न छात्रों को सोचने के लिए, तर्क करने के लिए और जानकारी को संगठित करने के लिए प्रेरित करें। छात्र सोचें, उसका सोच कर जवाब दें, तो छात्र क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, तो ज्ञान जो ग्रहण करेंगे वो प्रभावी होगा। इसका स्वरूप क्या है, यह द्विमार्गी है। कैसी है, द्विमार्गी। प्रश्नोत्तर विधि कैसी है, द्विमार्गी मतलब टीचर स्टूडेंट से प्रश्न पूछता है और स्टूडेंट टीचर को आंसर देता है, तो ये द्विमार्गी है, जो शिक्षक और छात्र दोनों को सक्रिय रखती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई प्रश्नोत्तर विधि एक मार्गी है, द्विमार्गी। देखिए व्याख्यान विधि तो एक मार्गी हो गई, यानी टीचर टू स्टूडेंट, और चर्चा विधि हो गई द्विमार्गी या बहुमार्गी हो गई, और प्रश्नोत्तर विधि आपकी हो गई द्विमार्गी है। कैसी हो गई, द्विमार्गी है। यह शिक्षक छात्र दोनों को सक्रिय रखती है। इस विधि में चिंतन को प्रोत्साहित यह विधि चिंतन को प्रोत्साहित करती है, केवल याद करने को नहीं, किसी भी शिक्षण विधि जैसे व्याख्यान विधि के साथ मिलकर यह उपयोग की जा सकती है। और हमने पढ़ा भी था कि भाई व्याख्यान विधि को यदि हम प्रभावी बनाना चाहते हैं तो प्रश्नों का यदि समावेश कर दिया जाए तो वह विधि क्या होती है, प्रभावी हो जाती है। और जब प्रश्नों का समावेश किया जाएगा तो वह विधि कौन सी होगी, प्रश्नोत्तर विधि होगी। अब देखिए प्रश्नोत्तर विधि के उद्देश्य क्या होते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कई शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे पूर्व ज्ञान का परीक्षण करने के लिए। पहला है, नया पाठ शुरू करने से पहले छात्रों को पुराने ज्ञान को जानने के लिए सामान्यतः शिक्षक जो है वो प्रश्न पूछता है, जिन्हें हम प्रस्तावना प्रश्न के रूप में जानते हैं। दूसरा है पाठ की प्रेरणा, छात्रों में पाठ के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग किया जाता है। तीसरा है सक्रिय भागीदारी, छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय बनाए रखना और उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है। चौथा है ज्ञान का मूल्यांकन, पढ़ाए गए विषय की छात्रों द्वारा समझ का तत्काल आकलन करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है। और पांचवा है आपका सक्रिय अभिव्यक्ति का विकास, छात्रों को अपने विचारों को स्पष्ट और सटीक शब्दों में व्यक्त करने के अवसर देने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है। छठवां है आलोचनात्मक चिंतन, ऐसे प्रश्न पूछना जो छात्रों को तर्क करने और निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर करें। तो यह प्रश्नोत्तर विधि के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। यानी प्रश्नोत्तर विधि क्यों उपयोग में लाई जाती है, पूर्व ज्ञान का परीक्षण करने के लिए, पाठ की प्रेरणा को प्रेरित करने के लिए, छात्रों की सक्रिय भागीदारी के लिए, ज्ञान के मूल्यांकन के लिए, अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए और आलोचनात्मक चिंतन के लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर विधि के गुण के बारे में। प्रश्नोत्तर विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह छात्रों को सक्रिय रखती है और उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करती है जो सीखने के लिए आवश्यक है। प्रश्नोत्तर विधि चिंतन शक्ति का विकास करती है, यह छात्रों को सतही उत्तर देने के बजाय गहनता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रश्नोत्तर विधि तुरंत सुधार करती है, शिक्षक को तुरंत पता चल जाता है कि छात्र कहाँ गलती कर रहे हैं, जिससे वह वहीं सुधार कर सकता है। प्रश्नोत्तर विधि लोकतांत्रिक वातावरण उत्पन्न करती है, कक्षा में विचारों के आदान प्रदान से खुला और लोकतांत्रिक माहौल बनाती है प्रश्नोत्तर विधि। और प्रश्नोत्तर विधि आत्मविश्वास में वृद्धि करती है, सही उत्तर देने वाले छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे पढ़ने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि कैसी है, मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें छात्र सक्रिय होते हैं। चर्चा विधि भी कैसी है, मनोवैज्ञानिक है। और व्याख्यान विधि कैसी है, अमनोवैज्ञानिक है। इसमें प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्र चिंतन का उपयोग करता है, तर्क का उपयोग करता है, तो चिंतन शक्ति का विकास करती है। शिक्षक को यह पता चल जाता है कि भाई छात्र कितना सीख पाया है और कहाँ गलती कर रहा है, तो तुरंत सुधार कर सकता है। लोकतांत्रिक वातावरण उत्पन्न करती है प्रश्नोत्तर विधि, और आत्मविश्वास में क्या होती है, वृद्धि होती है प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से। भाई छात्र जो है तो प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो उनके आत्मविश्वास में क्या होती है, वृद्धि होती है प्रश्नोत्तर विधि में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर विधि की सीमा या दोष। देखिए प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से समय की बर्बादी होती है, यदि प्रश्न असंगत हो या उत्तर देने में छात्र को बहुत समय लगे तो यह समय लेने वाली हो सकती है। कुशलता आवश्यक है, प्रश्न पूछने के लिए शिक्षक में पर्याप्त कौशल होना चाहिए। खराब तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे तो वह प्रश्नोत्तर विधि क्या हो जाएगी, भ्रामक हो जाएगी। फिर सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है, यह कुछ विषयों जैसे तथ्य आधारित जानकारी देने के लिए अन्य विधियों की तरह प्रभावी नहीं हो सकती है, तो सभी विषयों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत भिन्नता, कुछ शर्मीले और धीमी गति से सीखने वाले छात्र प्रश्न पूछे जाने पर झिझक सकते हैं। पुनरावृत्ति का भय, यदि एक ही छात्र से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं तो अन्य छात्र निष्क्रिय हो सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि की सीमाएं क्या है, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से समय की बर्बादी होती है, प्रश्नोत्तर विधि में कुशलता आवश्यक है, सभी विषयों के लिए यह उपयुक्त नहीं होती, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, और इसमें पुनरावृत्ति का भय रहता है कि भाई प्रश्न जो है रिपीट हो सकता है। तो यह प्रश्नोत्तर विधि की सीमाएं हैं।
अब हम बात करते हैं, देखिए प्रश्नों के प्रकार क्या है, प्रश्न पूछने के नियम क्या है। देखिए प्रश्नोत्तर विधि को प्रभावी बनाने के लिए प्रश्नों को दो प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला है अभिसारी प्रश्न, इसमें ऐसे प्रश्न जिनका एक निश्चित और सही उत्तर होता है। दूसरा है अपसारी प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनके कई संभावित उत्तर हो सकते हैं जो चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे अवसाई अपसारी प्रश्न का मतलब यह है कि भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। और अपसारी प्रश्न का अर्थ ये होगा कि भारत की आजादी में किन किन कारणों का सहयोग है, किन किन संस्थाओं का सहयोग था, किन किन नेताओं का सहयोग था। तो बहुत सारे इसके उत्तर निकल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अपसारी प्रश्न हो गया। इस तरह से हम प्रश्न पूछेंगे तो चिंतन को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। अब प्रश्न पूछने के नियम क्या हैं कि प्रश्न स्पष्ट हो, प्रश्न की भाषा सरल और सटीक होनी चाहिए। पूरे समूह से पूछें, पहले पूरे समूह से प्रश्न पूछें, फिर किसी विशिष्ट छात्र को उत्तर देने के लिए कहें। इसमें सभी सोचने लगते हैं। फिर प्रतीक्षा करें, जब प्रश्न पूछा है तो पूछने के बाद छात्रों को पर्याप्त समय दें और सोचें और उसके बाद वो उत्तर दें। तो उसकी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। पुनर्परण सही उत्तर देने पर छात्रों को सकारात्मक प्रभाव देना चाहिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना चाहिए कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो। इससे छात्र क्या होते हैं, पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। तो प्रश्न कैसे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, प्रश्नों की भाषा सरल और सटीक होनी चाहिए, पूरे समूह से प्रश्न पूछे जाने चाहिए और प्रश्नों पूछने के बाद उत्तर का मिलने तक की हमें क्या करनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए और छात्रों को उत्तर देने पर पुनर्विमर्शन देना चाहिए। अगली जो विधि है वह है अन्वेषण या खोज विधि, इंक्वायरी या डिस्कवरी मेथड। देखिए खोज विधि को ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं और इसके जनक है H.E. आर्मस्ट्रांग। कौन है इसके जनक, H.E. आर्मस्ट्रांग। ध्यान दीजिए, अन्वेषण विधि या खोज विधि के जनक हैं कौन, आर्मस्ट्रांग। और एक नाम और है खोज अधिगम विधि। अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो कंफ्यूजन हमें हो सकता है। इस विधि के जनक है जेरोम ब्रूनर। खोज विधि के जनक आर्मस्ट्रांग और खोज अधिगम विधि के जनक हैं जेरोम ब्रूनर। आर्मस्ट्रांग द्वारा जो ह्यूरिस्टिक विधि है इसमें छात्रों को स्वयं तथ्यों की खोज करनी होती है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षक जो है उसमें क्या होता है, सुविधा प्रदाता होता है और यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि के बारे में हम गणित शिक्षण विधियों में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो उस क्लास को आप जरूर देखिए और पूरी डिटेल में हमने शिक्षण विधि को पढ़ाया है, ह्यूरिस्टिक विधि को। तो वहां पर आप डिटेल में पढ़ सकते हो और यहाँ भी हमने सामाजिक अध्ययन के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट बातें उनका समावेश किया है। इस विधि की विशेषता क्या है, विद्यार्थी स्वयं खोज से, स्वयं अन्वेषण से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसका लाभ है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समस्या समाधान का कौशल विकसित होता है। इसका उपयोग इतिहास और भूगोल की प्रायोजना यानी कि प्रैक्टिकल जो हम करते हैं उसमें हम खोज विधि या अन्वेषण विधि का हम इसमें क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया है कि भाई खोज विधि के जनक कौन है, आर्मस्ट्रांग है। और खोज अधिगम विधि के जनक कौन है, जेरोम ब्रूनर है। कौन से हैं, जेरोम ब्रूनर। अगली जो विधि है वह है प्रोजेक्ट मेथड, प्रायोजना विधि। इस विधि के जनक कौन है, W.H. किलपैट्रिक। किलपैट्रिक इस विधि के जनक हैं जो जॉन डीवी के शिष्य थे और जॉन डीवी की विचारधारा से प्रेरित है प्रायोजना विधि। प्रायोजना सबसे अच्छी प्रायोजना वो मानी जाती है जो जीवन की समस्या पर आधारित होती है। और प्रायोजना विधि भी एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें छात्र सक्रिय रूप से प्रोजेक्ट बनाते हैं और स्वयं सीखते हैं। शिक्षक जो है उनको प्रोजेक्ट देता है और छात्र उस पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस विधि की विशेषता है विद्यार्थी समूह में किसी परियोजना पर कार्य करते हैं। इसका लाभ है सामाजिक सहयोग मिलता है, नेतृत्व की भावना का विकास होता है और छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए स्थानीय इतिहास का संग्रहण पर प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। सर्वेक्षण कार्य के प्रोजेक्ट जो है वो छात्र बनाते हैं। तो ये प्रायोजना विधि, इस विधि को भी हमने मैथमेटिक्स में, इसमें जैसे डिटेल से यदि समझना है तो गणित की शिक्षण विधि को आप देखें, वहां पर हमने इस विधि के पूरी डिटेल से चर्चा की है, उसके चरण के बारे में, इसके लाभ के बारे में, हानि के बारे में बहुत अच्छे से इसकी चर्चा की है। तो प्रायोजना विधि वहां पर, यहाँ पर हमने सामाजिक अध्ययन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा की है। तो दोस्तों आज हम इन्हीं विधियों तक बात करेंगे, आगे हम अगली शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षण विधियों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको थ्योरी क्लास और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको संपूर्ण जो चीज़ें हैं वो प्रस्तुत की जा रही हैं। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है आप हमें ज़रूर बताएं, ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। और आपकी यदि कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हो, जिससे आपका और हमारा कम्युनिकेशन बना रहेगा और हमें भी ये जानकारी मिलेगी कि भाई हमें किस तरह की विषय वस्तु आपको प्रस्तुत करनी चाहिए। आप हमारी वेबसाइट myexamcenter.in पर जाकर हमारे ऐप माई एग्जाम सेंटर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और उस पर भी आपको विभिन्न जो टेस्ट सीरीज हैं, लाइव क्लास हैं, टीचर एग्जाम से संबंधित वो आपको प्राप्त होंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। नमस्कार, धन्यवाद।